हे गाइस, सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक एक्सपीरियंस की जो लास्ट 2 महीने में मेरे साथ हुआ है। और मैं काफ़ी बिज़ी थी, इसी वजह से मैं ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही थी। लेकिन आई थिंक मैं इस एक्सपीरियंस को आपके साथ मैं जब शेयर करूँगी तो आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी। सो बिफोर आई स्टार्ट दैट, लेट मी टेल यू, मैं हमेशा आपको बोलती रहती हूँ कि अपने प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क जो है वो सिक्योर कीजिए एज सुन एज यू कैन डू इट, राइट। एंड हमेशा मैं बताती रहती हूँ ट्रेडमार्क की क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे क्या नाम सेलेक्ट करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। सो लास्ट 2 महीने में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें कोई और सेलर नहीं, बिजनेस ओनर जो है मेरे ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर रहा था। वो मेरे ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर रहा था 2019 से, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इट्स बिकॉज वो अपने सेल कर रहा था, अपने जितने भी प्रोडक्ट सेल कर रहा था वो अपने प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में सेल कर रहा था मेरे ट्रेडमार्क को यूज़ करके। सपोज़ मेरा ट्रेडमार्क जो है वो XYZ हाउसेस है, और मे बी आई वुड से पॉप्सिकल, दैट्स माई ट्रेडमार्क, ठीक है। अब वो क्या कर रहा था, वो अपने प्रोडक्ट पे 2019 में वो बिजी बी पॉप्सिकल करके सेल कर रहा था। देन इन 2020 दे स्टार्टेड यूजिंग पॉप्सिकल ट्रेडमार्क, जो कि मेरा ट्रेडमार्क है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो तब मुझे पता चला कि जब मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, गूगल पे, तब मुझे पता चला कि कोई और मेरे ट्रेडमार्क को यूज़ कर रहा है। काफ़ी देर हो चुकी थी बिकॉज मेरा ट्रेडमार्क जो है वो 2018 से है। सो इस केसेस में मैंने क्या किया, मैंने सारा मीडिया, जो सर्च इंजन, सोशल मीडिया, सब कुछ देखा और देखा कि उनका जब वो ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे थे तो व्हेन दे स्टार्टेड यूजिंग, कब उन्होंने पहली बार इस ट्रेडमार्क जो है, जो मेरा ट्रेडमार्क नेम है, उसको यूज़ करना स्टार्ट किया था। सो पता चला कि उन्होंने 6 महीने के बाद ट्रेडमार्क यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो सिंस मेरा ट्रेडमार्क पहले हो गया था तो मेरे पास में एक अपर हैंड था कि मैं उनको वार्निंग दे सकूं और बोल सकूं कि इस ट्रेडमार्क को यूज़ मत कीजिए, बिकॉज ये मेरा ऑलरेडी ट्रेडमार्क किया हुआ है, रजिस्टर्ड। सो मैंने उनकी वेबसाइट देखी, वेबसाइट पे भी उन्होंने सारी जगह जो है मेरा ट्रेडमार्क यूज़ किया हुआ था। तो फिर मैंने उस बिज़नेस ओनर को कांटेक्ट किया। मैंने बोला कि आप जो मेरे ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये जहाँ पर भी इस नाम को यूज़ कर रहे हैं वो कम्प्लीटली यूज़ नहीं कीजिए, अदरवाइज़ मेरा लॉयर जो है आपको कांटेक्ट करेगा। सो आफ्टर दैट व्हाट दे डिड इज़, उसके बाद में आई थिंक मैंने 10-15 दिन का टाइम दिया था। फिर मैंने 10-15 दिन के बाद में चेक किया और देखा कि उन्होंने इंस्टेड ऑफ यूजिंग पॉप्सिकल दे स्टार्टेड यूजिंग मे बी लेजेंडरी पॉप्सिकल और मे बी पॉप्सिकल लेजेंडरी। मतलब नाम वही था लेकिन आगे पीछे उन्होंने दूसरा वर्ड लगा के यूज़ करने लग गए। उनको लगा कि ये इट्स अ राइट वे टू डू इट। मैंने उनको फिर से ईमेल भेजा। मैंने बोला कि आप इसको किसी भी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसके आगे पीछे नाम लगा के और इसको यूज़ कर रहे हैं तब भी आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं। फिर मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली बोला कि आप ऑडियो, वीडियो, ऑफलाइन, ऑनलाइन और कहीं पे भी आप इसको, मेरे ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट में, स्पेशली फॉर दैट कैटेगरी जिसमें मेरा ट्रेडमार्क है। सो और मैंने उनको बोला कि अगर वो नहीं करेंगे तो मेरा लॉयर उनको कांटेक्ट करेगा। बाय देन मैंने लॉयर से बात की थी और लॉयर की फ़ी जो है वो $5,000 है यहाँ पर, और उसका जो पहला लेटर जो जाता है उसकी कॉस्ट है अबाउट $700, ठीक है। तो मैं लॉयर को पे करने से पहले मैंने सोचा कि ये पहले ही सेटल हो जाए तो अच्छा है, और इट्स ऑलवेज गुड टू सेटल ऑन द पर्सनल लेवल देन द कोर्ट्स एंड स्टफ, क्योंकि उसकी फ़ी बहुत ही ज़्यादा होती है। अभी मैं बताती हूँ उसकी फ़ी कितनी थी, क्योंकि मैंने पूरी जानकारी ली थी लॉयर से। सो विद द सेकेंड लेटर मैंने उसको ईमेल भेजा, लेटर नहीं था, ईमेल। सो शी स्टॉप्ड, उसने कुछ सब जगह बंद कर दिया और उसके प्रोडक्ट्स पे एक्चुअली मेरा ट्रेडमार्क प्रिंटेड था। तो आई डोंट नो कि अब वो प्रोडक्ट्स को वो डिस्पोज करेगी या फिर वो अभी मुझे बोल रही है बिजनेस ओनर कि वो ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं करेगी अपने प्रोडक्ट्स पे, बट लेकिन जब उसका प्रोडक्ट सेल होता है तो मे बी वो वही प्रोडक्ट्स जो उसके रखे हुए हैं
जिस पे मेरा ट्रेडमार्क है वो भेज दिया। सो आई डोंट नो अबाउट दैट, जो कि मैं अभी भी चेक कर सकती हूँ बाय परचेजिंग देयर आइटम। बट बिफोर आई गो इन टू दैट डायरेक्शन, लेट मी टेल यू व्हाट लॉयर टोल्ड मी। सो लॉयर ने मुझे बोला कि अपनी फ़ीस के बारे में, उन्होंने बोला कि 5000 में रिटेनर लेता हूँ। रिटेनर का मतलब जो है कि एक पूल होता है उसका 5000 का, वो उसमें से जब भी आवरली बेसिस पे काम करता है आपके केस पे, तो उससे वो डिडक्ट करता रहता है। देन जब वो अमाउंट कम होता है तो आपको उसमें और अमाउंट डालना पड़ता है। हर बार 5 से $10,000 उसमें डालने पड़ते हैं, और केसेस जो है काफ़ी लंबे चलते हैं। तो उसने बोला कि एक एवरेज जो केस है, अगर आप कोर्ट में ले जाते हैं तो $50,000 to $60,000 जो है वो पड़ता है। और वो एक साइड से पड़ता है। अगर मैं $50,000-60,000 उस केस को विन करने में लगा रही हूँ, तो दूसरा बिजनेस ओनर जो इन्फ्रिंज कर रहा है उसको भी 50-60 और इवन मोर, क्योंकि अगर वो एक अच्छा लॉयर लेता है अपनी तरफ तो उसको भी इतना ही खर्च करना पड़ेगा। सो अब ये तो रही एक्सपेंसेस की बात में। अब लेट्स टॉक अबाउट द रेजोल्यूशंस। अगर रेजोल्यूशन निकलता है कोर्ट के ज़रिए, तो पहला ऑप्शन ये था कि एक सेटलमेंट हो जाएगा कि वो आपका जो है ट्रेडमार्क यूज़ नहीं करेंगे। और वो ये बोल रहा था मुझे कि जो इन्फ्रिंज कर रहा होता है पर्सन, वो हमेशा ये एक्सक्यूज़ देता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ये किसी और का ट्रेडमार्क है। सो वो ये बोलता है कि ये अननोइंगली आई वाज यूजिंग इट। सो इसकी वजह से यूजली कोर्ट क्या कहते हैं कि चलो नाउ ऑनवर्ड डोंट यूज़ इट, एंड देन द होल थिंग सेटल्स। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो भी बिजनेस ओनर जिसने आपका इन्फ्रिंज किया उसने अगर प्रोडक्ट सेल करें उस नेम के साथ में, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो आपको मिल जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपका जो बिज़नेस जो दूसरा कंपैरेटर, नॉट कंपैरेटर, द इन्फ्रिंजमेंट पर्सन जो है वो उसकी कितनी सेल्स हुई है। ज़्यादा सेल हुई है तो आपका फ़ायदा ये है, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं हुई तो इट्स नॉट वर्थ इट। ठीक है, तो आपको दूसरे वाले केसेस में आपको पैसे मिल जाते हैं जो भी उसकी सेल होती है। तीसरे वाले केसेस में क्या होता है कि एक्चुअली तीसरे वाले केसेस में ओके, टोटली फॉरगॉट। सो तीसरे वाले केसेस, यस याद आ गया मुझे। सो तीसरे वाले केस में जो होता है कि जो भी एक्सपेंसेस आपके जाते हैं, वो जो दूसरे पर्सन, जो भी बिजनेस ओनर है जिससे आपका केस चल रहा है, वो आपका 100% एक्सपेंस पे करता है। तो सपोज़ आपकी 50-60,000 चले जाते हैं, एट द एंड जब आप केस विन करते हैं तो वो आपके लॉयर की फ़ी पे करता है। सो दैट्स अ गुड ऑप्शन, राइट। लेकिन लॉयर ने बताया कि ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो बहुत ही रेयरली होता है, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो वो हमेशा जो है वो सेकंड वाले ऑप्शन पे आते हैं, या फिर वो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इन हियर इज़ दैट कि हमेशा अपने ट्रेडमार्क पर नज़र रखिए, देखिए कोई इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा, बिकॉज ट्रेडमार्क को जो जब भी इन्फ्रिंजमेंट होता है उसके केसेस आप जब लड़ते हैं तो उसकी फ़ी बहुत होती है। तो आप शुरू से अगर ध्यान रखेंगे कि इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहा है कोई बंदा, और अगर कर भी रहा है तो उसको लेटर दे के आप सेटल कीजिए इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग द लॉयर। लॉयर को जो है आप जब हाथ से बात निकल जाती तब ही यूज़ कीजिए। सो दैट वाज माय स्टोरी, एंड आई थिंक दैट पर्सन इज़ नॉट यूजिंग इट एनी मोर। और मैं बीच बीच में चेक करती रहती हूँ अपनी ब्रांड्स का स्टेटस, बिकॉज मैं हमेशा बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करती हूँ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। सो मैं हमेशा सोशल मीडिया सर्च इंजन उस पर हमेशा अपने प्रोडक्ट को सर्च करती रहती हूँ। सो मुझे पता रहता है कि क्या चल रहा है। लेकिन इस केस में ये जो होल सिचुएशन है वो स्लिप इसलिए हुई क्योंकि पर्सन जो है वो प्राइवेट फेसबुक ग्रुप के अंदर यूज़ कर सेल कर रहा था इस प्रोडक्ट को। कोई वेबसाइट नहीं थी तब इस प्रोडक्ट की, सो दैट्स वाई मुझे पता नहीं चला। सो बट इट्स गुड नाउ। सो मैंने सोचा कि आपको इससे कुछ सीख मिलेगी। काफ़ी रात हो रही है, मुझे नींद भी आ रही है। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। नेक्स्ट हफ्ते एक और वीडियो आने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। और जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम है अंजलि, जो कि मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन वी गॉट कैरिड ओवर
by this story. So thank you so much for watching. See you guys next time soon. Bye.